अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज हम जो है ना वो साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है कि इसमें आप सबसे पहली चीज़ कि इसको कवर किस तरह करते हैं पीएमएस में स्पेशली। और कवर करने के लिए कितनी बुक्स को आप कंसल्ट करते हैं, और जो कंटेंट जिस बुक से उठाया गया है क्या आप उसे कंसल्ट करते हैं नहीं करते, या एटलीस्ट आपको उसका जो कंटेंट है वो पता है और उसकी एप्लीकेशन भी पता है। दूसरी चीज़ ये है कि कितना आप रट्टा लगाते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरी बेस्ड भी है और एप्लीकेशन बेस्ड भी है। थ्योरी इसमें पहले आती है, एप्लीकेशन बाद में आती है। एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन है, कॉमन जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में आपको इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे और जो हम डिस्कशन करेंगे क्लास में, उससे कॉमन चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, शायद आपको पता नहीं था। ठीक है। तो पहली चीज़ इसमें थ्योरी है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है, और फिर थ्योरी को आपने क्रैमिंग करनी है, थ्योरी को रट्टा लगाना है आपने। और रट्टा लगाने के बाद आपने उसकी एप्लीकेशन ढूंढेंगे। और जितना आपका रट्टा अच्छा होगा उतनी आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी। अगर जितनी आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी उतने आपके जो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और उसके अलावा जो आपका एग्जाम्पल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। और आपके जो रिटर्न के पेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेज, एक क्वेश्चन में हम नॉर्मली जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसमें हम 6 से 7 या 8 पेज मैक्सिमम लिखते हैं, लेकिन इसमें 12 पेजेस तक भी आप जा सकते हैं। और इसमें आपका कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा जितने आपके फ्लोट चार्ट, डायग्राम और आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगी। और आप बड़े ही इजीली इसमें मतलब कि 140 आराम से क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो। ठीक है। और यही सेम सिलेबस जो 200 नंबर का यहाँ पर है, वही सेम सिलेबस जो है ना वो सीएसएस का 100 नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। ये हमारा जो है ना प्लान है, ये कोर्स। और इसमें जो है ना वो हर बंदा अपना अपना डिजाइन कर लेगा इसे, मतलब ये प्रिंट निकालेगा, प्रिंट निकालने के बाद वो अपना लिखेगा। और ये जो सेक्शन हमने खाली छोड़ा है ये इसमें टेस्ट होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पोर्शन में से टेस्ट हुआ है, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे अगर स्टूडेंट्स जो बना के आपको दे दिए जाएंगे, या वीक के एंड पे, या एक बंदा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक का अगर टेस्ट हुआ तो जो जो जिस जिस पोर्शन में अगर नंबर आए या ओवरऑल नंबर इस पोर्शन में से कितने हैं वो आपके यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। इससे आप अपनी जो है ना वो प्रोग्रेस इवेलुएट कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है, इसमें हम देखेंगे कि साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई और इसका स्कोप क्या है। और उसके बाद साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें सोशल साइंस का टच है, इसमें हिस्ट्री का टच है, एक्चुअली ये है हिस्ट्री है। और इसको साइंस बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे साइंस मानते नहीं है। अगर इसे साइंस माने तो हम क्यों मानेंगे साइंस, कौन सी ऐसी चीज इसमें होनी चाहिए, और वही जो चीज होनी चाहिए क्या इसमें है, अगर वो पढ़ेंगे तो वो पेपर में भी पूछते हैं आपसे, और आपको वो पेपर के लिए भी तैयार करनी है। उसके अलावा इसमें ब्रांचेस कौन सी, वैसे ब्रांचेस ब्रांचेस कोई नहीं पूछते, क्योंकि आप लोग जो है ना वो इसमें बीएस के लिए नहीं जा रहे, आप सीएसएस के लिए जा रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। एप्लीकेशंस, हाँ एप्लीकेशंस ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे, जो स्कोप में है आपको पता चल जाएगा वहां से। अच्छा, हमारे कुछ नोट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे ब्रीफ नोट्स हैं, जिसको आपने क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है इनका, ये आपको मिल जाएंगे शुरू में ही। तो आपने क्या करना है, इनका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने प्रिंट इसका कैसे निकलवाना है, आप इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी अपनी हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। तो मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको वो बताते जाना, यू विल हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है। तो उसके लिए आपका जो पिछला पेज है वो आपने यूज करना है, और राइट आपने लिखना है साथ साथ उसे, जो जो एडिशनल चीजें होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी इसके अलावा। और इसकी कुछ एक बुक है जो मैं आपको दूंगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं अपलोड कर दूंगा, और वो आप वहां से लेते रहेंगे। और जो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ से समझने के बाद आपने वहां से रीड करना है। और अगर आपने क्विक रिव्यू करना होगा एट द एंड ऑफ द डे, आपने जब पेपर देना होगा, तो ये इस बुक से करना होगा जिसमें 53 पेजेस हैं मैक्सिमम। ठीक है। और डे फर्स्ट के हवाले से आज हमने सीखना क्या है, उसमें हमने क्या कवर करना है, तो इसमें हम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी जो इसमें डेफिनेशन, एवोल्यूशन, स्कोप एंड साइकोलॉजी एज साइंस। तो अगर आप यहां पर देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, तो हर जगह आपको यही इसकी एग्जांपल मिलेगी। एग्जांपल इसकी ये है कि बिहेवियर और एक्सपीरियंस, कोई बिहेवियर और एक्सपीरियंस कहेगा, कोई माइंड एंड बॉडी कहेगा, कोई सोल एंड बॉडी कहेगा, कुछ इस तरह की बातें करेगा। लेकिन एक्चुअली है ये बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस। लाइफ में जो आपका एक्सपीरियंस का मतलब ये है, जैसे हम सेंसेशन एंड परसेप्शन में जाके पढ़ेंगे, सेंसेशन आपका जो है ना वो आपको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, जिससे आप परसेप्ट करते हैं। परसेप्शन के बाद आपकी जब इमेज बनती है माइंड में, तो फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं हम उसे एक्सपीरियंस कहते हैं।
उस एक्सपीरियंस के बाद जो आपका रिएक्शन होता है उसे हम बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऑब्जर्व किया, मिस अब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये चलती किस तरह है साइकोलॉजी। मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर जानवरों के ऊपर, सिंपल, जानवरों के ऊपर मिसाल के तौर पर हो रहा है कि जुल्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान में देखें कि जानवर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया या उसको मार दिया या कत्ल कर दिया, इस तरह की चीजें मतलब नहीं जो है ना वो देखा जा रहा, अज्यूम करते हैं हम। तो मैं एक्सपीरियंस करता रहा, एक्सपीरियंस के बाद मेरी परसेप्शन बनती गई बनती गई बनती गई, और फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा कि फलां मुल्क जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, बड़ा ही अच्छा बिहेव कर रहा है, मेडिकली उनको अच्छा ट्रीट कर रहा है, उनको जो है ना वो जगह दे रहा है, फूड दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ऐसे ही फिर रहे हैं ये। तो ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, कंपैरिजन भी कर लिया। मेरी परसेप्शन अब क्या बन चुकी है? मेरी परसेप्शन अब ये बन चुकी है कि पाकिस्तान के लोग एनिमल्स की प्रोटेक्शन के हवाले से अच्छे नहीं हैं। अच्छा, एनिमल्स के हवाले से अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर ये पता कैसे चलेगा? मतलब परसेप्शन तो मेरी चलें ठीक है, माइंड में आ गई, लेकिन उसके बाद आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं? अगले देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे जो है ना वो सोचता हूँ इसके बारे में? तो मेरे बिहेवियर से शो होगा, मेरी बातों से शो होगा, मेरे एक्सप्रेशन से शो होगा। जहां पर भी मैं बात कर रहा हूंगा, तो मैं अगर मिसाल के तौर पर कॉमन एक बात कर रहा हूँ, सब कम्युनिटी, पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटी को शामिल कर रहा हूँ कि ये जो है ना जानवरों के हवाले से ठीक नहीं है, तो मेरे बोलने से और मेरी हरकतों से, मेरे फैशन से, मेरी हर उस चीज से आपको पता चलेगा जो नोटिसेबल है, जो ऑब्जर्वेबल है। अब मैंने जो यहां पर वर्ड ऑब्जर्व का यूज किया ना, तो ये सारी साइंस जो, जिसको साइंस कहते हैं ना आप, साइंस इज ऑब्जर्वेबल, तो इसलिए इसे साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहते हैं। और मेंटल प्रोसेसेस को भी अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, थ्रू प्रोसेसेस, थ्रू सिस्टम्स। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या क्या एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं मेडिकल फील्ड में, और कौन कौन सी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, या मतलब आप उन एडवांसमेंट्स की बेस पे आपने कौन कौन से सिस्टम डिजाइन किए हैं या एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए हैं, जिससे आपने बिहेवियर को स्टडी किया, और कितना स्टडी करने के बाद आप कह सकते हैं कि अब इस चीज को आपने इतना समझ लिया है कि आप उस बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और प्रेडिक्ट करने के बाद आप उस बेस के ऊपर एक इंडस्ट्री खड़ी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है आपकी, टोटली जो है ना वो साइकोलॉजी पे चल रही है। आपकी फैशन इंडस्ट्री है, साइकोलॉजी पे चल रही है। आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी पे चल रही है। आपकी काउंसलिंग इंडस्ट्री है, साइकोलॉजी पे चल रही है। आपकी जो एक्चुअली जो इंडस्ट्री है, जो आपकी वर्क फोर्स है, वो भी साइकोलॉजी पे चल रही है। जो आपकी शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो वो भी साइकोलॉजी के तजर्बे करके, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी जो वर्क फोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बिहेवियर स्टडीज कर रहे हैं। आज भी जिस भी आप इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप इसमें टोयोटा में चले जाएं, चाहे जो है ना वो आप हुंडई में चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, तो आपको जो वहां पर चीजें मिलेंगी, इंडस्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे, जो वहां पर मूवमेंट्स ऑफ वर्क मिलेंगे, जो आपको जो 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 वहां पर काम कर रहे होंगे लेबर, उनके जो रूल्स मिलेंगे, वो सारे के सारे आप साइकोलॉजी से स्टडी करके वहां पर लेके जाते हैं। इवन कि ये चीजें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप यूज करते हैं, ठीक है? तो अब ये एक्चुअली स्कोप बता रहा हूं मैं आपको। तो अब हम आते हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन इसकी कैसे, मतलब डिफरेंट स्टेजेस इसके कैसे हैं, इसकी मजीद डिटेल भी मैंने आपको डिटेल नोट्स भी देने, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप आसानी से जो है ना वो इनको समझ सकें। अब सबसे पहला जो इसका ड्यूरेशन रहा, पीरियड रहा, वो सोल का रहा। हमेशा सोल जो है ना वो एक बड़ा ही एक मुअम्मा बना रहा है, एक ऐसी चीज बनी रही है जो इनसे हल ही नहीं हो रहा था, उसको समझने में बड़ा मसला आ रहा था। जैसे अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पढ़ें तो। उसके बाद स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बॉडी को तो ये मतलब ट्रीट कर रहे थे, लेकिन इनको स्पिरिचुअल जो है ना वो ट्रीटमेंट इनके पास नहीं था। तो इस वजह से मतलब ये क्यूरियोसिटी थी इनके पास। नॉन साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल, जो भी इनकी बातें थी वो सारी फिलोसफिकल थी। फिलोसफिकल का मतलब ये होता है कि आपके पास बात तो है, आपके पास जैसे वो होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, उनके पास वो कोई बात कर देते हैं, हम समझते हैं ये ठीक है, लेकिन उसे आप टेस्ट कैसे करेंगे? साइंस इस चीज को नहीं मानती कि आपने जो बात की है, जो आपने कानून बताया है, ठीक है, वो ठीक है। तो साइंस इस चीज को मानती है कि क्या आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। नॉन साइंटिफिक का मतलब ये है कि आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज जो आप टेस्ट नहीं कर सकते वो साइंस नहीं कहलाती।
तो उस वक्त तक ये जो है ना वो नॉन टेस्टेबल पीरियड चल रहा था इनका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो लेबॉर्ट्री की तरफ आते हैं। और उससे पहले ये कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो मतलब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्शियस बिहेवियर में है। कॉन्शियस का मतलब सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, एक बंदा बेहोश हो गया और एक बंदा बेहोश नहीं हुआ। जो बंदा बेहोश है, जो बंदा बेहोश है, उसके लिए नहीं, जो बंदा होश में है वो वाला एक्सपीरियंस जो आप हासिल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर 2 साल का जो बच्चा है ना, सॉरी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 साल का जो बच्चा है, अब उसे तो पता ही नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। अब वो जो उसकी एक्सपीरियंस है वो अनकॉन्शियस बिहेवियर है उसका। ठीक है, कॉन्शियस बिहेवियर, सॉरी, कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं है उसका। कॉन्शियस वो है जिसे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसकी बुनियाद पे आप रिएक्ट कर सकते हैं, वो वाले। उसके बाद फिर अगर इन चीजों को, इन एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहली जो टेक्निक इन्वेंट की गई वो इंट्रोस्पेक्शन थी। मजीद मैं आपको आगे जाके भी बताता हूँ, जो साइंटिफिक स्टडीज थी, जो हमारी अप्रोचेज हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये। उसके बाद विलियम वर्ट ने जो है ना वो इस्टेब्लिश की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब, जिसमें इसने टेस्टिंग स्टार्ट की। और फिर उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर दोबारा बाकायदा इसके ऊपर काम शुरू होता है, सेंसेशंस, फीलिंग्स, थॉट्स। उसके अलावा जो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ आइज है, स्ट्रक्चर ऑफ एयर है, स्ट्रक्चर ऑफ जो है ना वो टेस्ट है, टेस्ट बर्ड्स हैं, वगैरह वगैरह। फिर स्ट्रक्चरलिज्म पे आते हैं, ये वांट और टिचनर ने ये जो है ना वो काम किया। और स्ट्रक्चरलिज्म पे आए, ये फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म सारी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, फिर जॉन बी वाटसन आए और उन्होंने जो है ना वो बिहेवियर की बाकायदा स्टडीज की, एनिमल के ऊपर उन्होंने तजुर्बात किए। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल साइंस बनती गई। और फिर उसके बाद, लेकिन फोकस फिर भी अभी उनका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे था। और फिलहाल जो है ना वो इतनी साइंस डेवलप नहीं हुई थी कि मेंटल जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी कर सके। लेकिन मॉडर्न जो साइकोलॉजी है कंबाइंस बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेसेस, क्योंकि अब आपके पास एमआरआई है, पहले नहीं था ये। पता नहीं, अब तो ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं कि आप अपने माइंड पे लगाएं और बंदा जो है ना वो ख्वाब देख रहा हो, और सारे का सारा ख्वाब आप टीवी पे देख सकते हैं। इससे बढ़ के जो है ना वो मेडिकल एडवांसमेंट्स कौन सी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि बिहेवियरल स्टडीज जो कि सदियों से चल रही है, मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपको कोई चीज चाहिए, वो ऑब्जर्वेबल है, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन मेंटल प्रोसेसेस में एंडोक्राइन सिस्टम आपका कैसे काम कर रहा है, आपके जो हार्मोन्स हैं किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो स्टडी करने में टाइम लगा। और मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ आप उनको अगर स्टडी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं। तो फिर उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स जो है ना वो डेवलप होते हैं। फिर उसमें जो है ना वो जो एडिशनल, पहले जो है ना वो स्ट्रक्चरलिज्म था, फिर फंक्शनलिज्म था, फिर उसके बाद जो है ना वो साइकोएनालिसिस था, फिर साइकोडायनामिक आया। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट्स, इवन की एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स इसमें वो भी शामिल किए, जिसकी वजह से इसका स्कोप बढ़ा। और हमारे पास साइकोलॉजी में एक लेंस बढ़ गया कि हम किसी एक इवेंट को उस लेंस के साथ देख सकते हैं। उस लेंस को हम क्या कहते हैं, अप्रोचेस। अच्छा, साइकोलॉजी को एज ए साइंस आप कैसे देखते हैं? साइंस अगर आप देखते हैं तो क्या है आपके पास आर्गुमेंट्स के आप जस्टिफाई करेंगे कि आइदर इट इज अ साइंस और अ सोशल साइंस? अगर ये आर्गुमेंट आता है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रूव इट। ठीक है, कि ये साइंस है या नहीं है। और कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपने देखने हैं, और आपने उनको कंबाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थ्योरीज एंड लॉज की बात की जाए, तो इसमें थ्योरीज एंड लॉज जो है ना वो हर टॉपिक के हवाले से अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेसेशन एंड परसेप्शन की अलग हैं। उसके अलावा जो आपकी लर्निंग एंड इंटेलिजेंस की हैं वो अलग हैं। उसके अलावा मेमोरी की अलग हैं। ये सारी अलग अलग हैं। तो ऑब्वियसली जब लॉज और थ्योरीज हैं, तो लॉज और थ्योरीज साइंस में होती हैं। तो साइंटिफिक मेथड, सबसे पहली चीज जो है ना वो साइंटिफिक मेथड, ये भी पेपर में आता है। साइंटिफिक मेथड कि आपने एक चीज को अगर टेस्ट करना है, फिर रीटेस्ट करना है, फिर उसे अटेस्ट करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड डिजाइन किया गया है। आपको उसको फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपने या तो थ्योरी देनी है या लॉ देना है। ठीक है। तो जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है ना वो पढ़ा होगा कि पहले आपने ऑब्जर्व करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, फिर प्रपोज्ड हाइपोथेसिस आपने डिफाइन करना है, फिर आपने एविडेंस इकट्ठे करना है, फिर उसे पब्लिश करना है, और उसे थ्योरी बिल्डअप करनी है कि हाँ आएगा, ठीक है या नहीं है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव। अब हम यहां से आप नोट करते जाइएगा कि इस जो साइंटिफिक जो फीचर्स हैं किसी सब्जेक्ट के साइंस होने के लिए जो जरूरी हैं, तो जब हम अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, तो आपने इस इन हेडिंग्स का यूज करते हुए देखना है कि क्या जो ये फॉर एग्जाम्पल फंक्शनलिज्म दे रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म दे रहा है, बिहेवियरिज्म, क्या इसको टेस्ट किया जा सकता है? क्या ये जो आर्गुमेंट्स दे रहा है हमें, या जो उसकी बेसिक बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या ये टेस्टेबल हैं?
अगर है तो ठीक है, अदरवाइज अभी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये फीचर्स आपने देखने कि ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि उसमें सब्जेक्टिव ना हो, एक बंदे की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ना हो, इंटरप्रिटेशन एक बंदे की ना हो, ऑब्जेक्टिव हो जिसे आप टेस्ट कर सकें, जिसके रिलायबिलिटी हो और रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो, और सिस्टमैटिक हो, मतलब एक से फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, और इंपिरिकल हो, एविडेंस बेस्ड हो। ये ना हो कि मेरा दिल कर रहा था, मैं सोच रहा था, मेरे जहन में आया था, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या ये हैं इसमें या नहीं है। और फिर प्रेडिक्टिव नेचर भी होनी चाहिए। प्रेडिक्टिव नेचर इसलिए होनी चाहिए कि आप एक चीज के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने या तो उस इशू को रिजॉल्व करना है, या आपने जो चीज हासिल करनी है वो अवाम के लिए फायदा मंद है, और आपने उसे पब्लिक के लिए जो है ना वो कॉमन कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जब इंजन बनाया होगा तो उसने टेस्ट किया होगा कि मैं कितनी दफा जो है ना वो मटेरियल, कौन सा मटेरियल कहां पर लगाना है, कितना लगाना है, कितनी अमाउंट में लगाना है, उसने पहले एक दफा टेस्ट कर लिया। अब फिर उसके बाद एक इंजन बन गया, अब इंजन कहीं भी लगाते रहो आप, ठीक है। तो वो टेस्टेबल था, ऑब्जेक्टिव था, सिस्टमैटिक था, एविडेंस बेस्ड था, और उसकी बेस पे आपने प्रेडिक्शन की कि ये यहां पर भी हो सकता है, फिर आपने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया और वो हो गया, वो कामयाब हो गए, फिर आप आगे और इस तरह आगे आगे चलते रहे। और ये ना हो कि मतलब एंग्जाइटी का आपके पास जो है ना वो एक पेशेंट आता है और आप जो है ना उसके पहले देखते हैं उसकी जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखेंगे, उसकी आप सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स के बाद आप जो है ना वो पता नहीं कौन से लेंस से उसके साथ, कौन सी थ्योरी के साथ देख रहे हैं। अगर आपको वो लेंस ही गलत है और अगर आपने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा जो है ना वो उसका इलाज कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, स्कोप क्या है? स्कोप मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो भी इसकी हेडिंग्स है ना जो हम एक्चुअली ये पढ़ रहे हैं, जैसे ये हमारी डोमेन्स हैं, ये साइकोलॉजी, कोग्निटिव वगैरह वगैरह, जो भी मतलब ये परसेप्शन, परसेप्शन फिनोमिना, लर्निंग, जो भी इसमें आप पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली सारे का सारा इसका स्कोप है। और मोस्टली अगर आप देखें तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड सॉरी अप्लाइड अप्लाइड में अगर आप देखें तो आपको मजीद इसका पता चलेगा कि इसका स्कोप क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें एजुकेशन के हवाले से भी है और हेल्थ के हवाले से भी है। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने। फॉर एग्जांपल इंप्रूवमेंट टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग के बारे में पूरा एक चैप्टर है। मेमोरी के बारे में पूरे का पूरा एक चैप्टर है। उसके बाद स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ये सारे का सारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये पूरा एक हेल्थ के हवाले से। और इसके अलावा जो आपके कंजप्शन की हैबिट्स हैं वो आपकी हेल्थ के ऊपर किस तरह इंपैक्ट होती हैं। ये इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज को आपने रखना है, मोटिवेट रखना है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, तो आपने कौन कौन सी थ्योरीज जो है ना वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी जिसमें आपकी हेल्प कर सकती है। उसके अलावा लॉ के हवाले से आपने क्रिमिनल बिहेवियर एनालिसिस करना है, ताकि आपको लॉ के हवाले से पता चले कि अगर इसने क्रिमिनल क्रिमिनल बना तो क्यों बना है, ताकि आप उस रीजन को खत्म करें और माशरे को जो है ना वो पुरसुकून बना सकें। सोसाइटी के हवाले से देखें तो सोसाइटी में कंफ्लिक्ट क्यों आता है, सोसाइटी में पीस कैसे आ सकता है, सोसाइटी में कौन से मोटिव्स होते हैं जिसकी बेस पे कंफ्लिक्ट आता है। कंफ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा एक एक आप कह रहे हैं डोमेन है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो ना सिर्फ ये आवाम सोसाइटी में बल्कि इंटरनेशनली बड़ा जो है ना वो इसका हल होता है। जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और ये करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं आप उनको भी जो है ना वो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्शन। अब कंप्यूटर इंटरेक्शन तो क्या है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे भी आगे काम चला जा चुका है। तो एप्लीकेशन के हवाले से ये है। और उसके अलावा अप्लाइड ब्रांचेस, इसमें ब्रांचेस इसमें दो किस्म के बेसिक ब्रांचेस जो है ना वो होती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि जो आपको थ्योरीज प्रोवाइड करती हैं, आपको बेसिक मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, जो जिससे आप प्रोसेसेस को समझते हैं। अब ये जो भी कुछ कंसेप्ट्स होंगे, दो चीजें होंगी, एक ध्यान में रखिएगा इस चीज को, जो हमने पढ़ना है कुछ होंगी थ्योरीज होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके, एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग एंड परसेप्शन, लर्निंग क्या होती है, परसेप्शन क्या होती है, ब्रेन की डेफिनेशन क्या है, नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, हार्मोन्स कैसे होते हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, थिंकिंग कैसे होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, ये सारी चीजें पहले हमने पढ़नी है कि व्हाट आर दीज। जब व्हाट आर दीज को हमने इंप्लीमेंट करना है तो देन दिस विल बी कॉल्ड अप्लाइड। मतलब आप अप्लाई कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेस पढ़ा, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस की टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप अगर 2025 में देखें ना, 2025 का पेपर देखें इसका, सीएसएस का, तो पहला सवाल ही साइकोलॉजी का ये है कि आपके ऊपर एक स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा व्हाट इज स्ट्रेस, ब्रांचेस ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वगैरह वगैरह, कुछ नहीं लिखा होगा। आपने टोटल इंप्लीकेशन करनी है, लेकिन वही थ्योरी उठा 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 के इंप्लीकेशन करने के, देखें ये स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे को जाना वो स्ट्रेस है तो मुझे क्या स्ट्रेस है, अब ऑब्वियसली वो आपको साइकोलॉजिकली भी टेस्ट कर रहा है। तो ये नहीं कि आपने अपनी बातें शुरू कर देनी है वहां पर, ये भी चीजें आपने काबू में रखनी है।
और जो आपकी अप्लाइड हैं उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जिसमें आपने मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, उसको आपने डायग्नोज करना होता है, फिर उसको आपने ट्रीट करना होता है। फिर आपके एजुकेशनल है, और उसमें एजुकेशनल लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस को जो है ना वो देखती है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, और किस तरह पढ़ेंगे किस तरह इंप्रूवमेंट होगी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी बहुत बड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का, जो वर्क प्लेस बिहेवियर को जो है ना वो ऑब्जर्व करती है। उसके बाद काउंसलिंग के बारे में मैंने बताया कि इमोशनल जो है ना वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। उसके बाद फोरेंसिक साइकोलॉजी, लॉ, क्राइम और लीगल। ये एक्चुअली सीएसएस में है, पीएमएस में नहीं है। और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाते हैं, मोटिवेशन आपने कैसे रखनी है, वगैरह वगैरह। ये जो था कि बेसिक सा ओवरव्यू जो हमने आज देखा। ठीक है। तो अब हम इस इसकी मजीद जो हम आगे जाएंगे वो आपकी हैं ब्रांचेस। तो ये हम जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो हमारा जो गोल है वो हम उसमें देखेंगे।